बच्चे आज हमने स्टार्ट करना है यानी 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, एक ज्योमेट्रिकल है एक ऑप्टिक्स है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स को ही जब हम रेज की फॉर्म में ज्योमेट्री की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है ये शो करती है, ये हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कौन सी होती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑप्टिक्स होती है। ठीक है, अब बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इनको अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेज डिस्कस करें तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इज इट क्लियर बच्चों यहाँ तक? रिपीट कर देता हूँ। ऑप्टिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज और लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेज, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर? जी सर। हाँ जी। बिहेवियर और प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लाइट एक प्लेस से आ रही है दूसरी प्लेस पे फॉल करती है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करती है। अगर वो पानी से आ रही है तो जनाब जी अगर आप कहें कि वो किसी सरफेस से टकराने के बाद मूव ऑन करती है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लाइट ट्रेवल किस तरह करती है, लाइट प्रोपोगेट किस तरह करती है, लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। तो दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लाइट का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज है इनको हम डिस्कस करेंगे रेज की फॉर्म में। रेज की हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस तरह एक लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में रिस्पॉन्ड कर रही होती है। ठीक है बच्चे, आगे मूव ऑन करें। बच्चे इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो सबसे दो बड़े मेन टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, वो मिरर्स एंड लेंसेज हैं। पहले हम मिरर्स का पोर्शन देखेंगे, फिर हम लेंसेज का पोर्शन देखेंगे। इनमें हम इमेज फॉर्मेशन के देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है ये देखेंगे। इसके अलावा एक और भी होती है टेलीस्कोप, उसको भी इसमें हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। और उसके बाद आई वाला हमारे पास एक पूरा टॉपिक है, आई क्या होती है और आई के हमारे पास फोर्स क्या होते हैं, उनको रिमूव किस तरह किया जाता है। बच्चे ये तो एक ओवरव्यू दिया मैंने कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज 12.1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों क्या होती है? अच्छा, इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है बच्चे? रिफ्लेक्शन सबसे पहले हमें पता था, जैसे कि हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा, चैप्टर 11 में भी पढ़ा। रिफ्लेक्शन हमारे पास बेसिकली क्या थी कि जब हम किसी एक रे को दूसरी रे पे फॉल करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है इनटू द मीडियम, उसी मीडियम इनटू द सेम मीडियम। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन थी, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब एक रे, इनकमिंग रे एक मीडियम से आ रही है, लेट्स से पॉइंट ए से आ रही है, पॉइंट ओ पे टकरा रही है, यहां से टकराने के बाद लाइट की रे रिफ्लेक्ट बैक होती है उसी मीडियम में, पॉइंट बी तक जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें क्या होता है बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक नॉर्मल आपने ड्रा कर लेना है जिसके साथ ये दोनों एंगल बना लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल जो कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी लेट्स से अगर ये 45 डिग्री पे है तो ये भी कितनी रिफ्लेक्शन होगा? 45 पे। वेरी गुड, एक सेकंड में ये, अच्छा जी बच्चे समझ आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जी सर। डेफिनेशन को मैं रीड करता हूँ। When light traveling in one medium, अगर एक लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, falls on the surface of another medium, अगर वो दूसरे मीडियम पे फॉल करती है, a part of it turns back to the same medium, वो कह रहा है कि इसका कुछ हिस्सा जो टर्न बैक करता है इसी सेम मीडियम में,
उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करें, जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चले जी 1 सेकेंड। ये आपकी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट चैप्टर 12, इसमें आपने सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, इसमें वही बात कर रहा है, वी शैल डिस्क्राइब डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वी विल लर्न हाउ इमेज आर फॉर्म्ड बाय मिरर्स एंड लेंसेज। ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया। एंड वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये जस्ट आपने ये लिखना नहीं है, जस्ट ये ओवरव्यू उन्होंने दिया कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ये ब्लू बॉक्स वाली डेफिनेशन कर लेनी है, ये फिगर बनानी है, और उसके बाद ये देखें, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1। एन अरे ऑफ लाइट, जहां से आपको समझ नहीं आएगी आपने मुझे स्टॉप करके पूछना है कि सर ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ AO, यानी कि A से लेके O तक पॉइंट जो है इंसिडेंट रे का है, फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर M, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, इसके ऊपर फॉल कर रहा है। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ OB, ये यहां से OB तक रिफ्लेक्ट हो जाता है। द रे OA इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको A से O तक की रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। while the ray OB is called the reflected ray, O से लेके B तक ये reflected ray। the angle between the incident ray AO, यानी AO and normal N, और इसके साथ एंगल हमारे पास जो I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको कहते हैं AON is called the angle of incidence, यानी कि AON is called the angle of incidence। इसी तरह NOB क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, OB यानी नॉर्मल के साथ, और OB का जो एंगल होगा वो क्या होगा? NOB is called as the reflection, angle of reflection represented by R। इसको R से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I से। क्लियर है बच्चों? यस सर। जी सर। चलो जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लॉज ऑफ Sir? रिफ्लेक्ट। जी बच्चे, सर डेफिनेशन के बाद ये पूरा पैराग्राफ लिखना पूरा है, पैराग्राफ ही कर लें। डायग्राम बनाने के बाद। हाँ जी, डायग्राम बनाने के बाद आप पूरा पैराग्राफ ही कर लें। ठीक है। चलो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तो आप टेंशन ना ले, फिर जो भी कोई कमी पेशी होगी ना मैं आपको इंशाल्लाह वहां पे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं करवाते जा रहा हूँ करते जाओ, ठीक है? जी सर। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद है जी रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कई दफा बोर्ड में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में हर दफा ही तकरीबन आ जाता है, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है। अच्छा, ये लॉज क्या है? हमारे पास दो लॉज हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ लॉ, यानी हाउ मेनी लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपने बताना है कि कितने दो। फिगर पे आते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, ये दो लॉज क्या है पहले सुन ले बच्चों। जो ये फिगर है इसमें देखिए, पहला इसका लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक मीडियम में होंगे। देखिए बच्चे, ये पूरा का पूरा एक मीडियम है ना, तो ये तीनों एक मीडियम में लाई कर रहे हैं। ये इसका पहला इसका जो है लॉ, समझ आ गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम मीडियम। समझ आ गया? यानी तीनों एक मीडियम में लाई कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट सर लॉ। एक बार रिपीट कर दें फिर से। रिपीट कर देता हूं बच्चे, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक मीडियम में होंगे। ये इसका फर्स्ट लॉ। यानी ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे होगी, रिफ्लेक्टेड रे कोई कहीं आगे मिलेगी, नॉर्मल कहीं और मिलेगी मीडियम में, बल्कि क्या है, तीनों एक मीडियम में होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। समझ आ गया? जी सर। तो सेकंड लॉ क्या है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर ये 45 के एंगल से आएगा तो रिफ्लेक्शन भी 45 के एंगल से होगी। अगर ये अगर ये फॉर एग्जांपल 60 के एंगल से इंसिडेंट हो रहा है तो फिर रिफ्लेक्शन भी क्या होगी?
रिफ्लेक्शन भी 60 पे होगी। अगर आपके पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35 पे हो रहा है डिग्री पे, तो 35 ही आगे रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? Yes. इसको मैं रीड कर रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेस तमाम जो है सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल होगा आर के। क्लियर है बच्चों? जी। जी सर। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास रिफ्लेक्शन कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है, बट ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। ये रिफ्लेक्शन 2 तरह की होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफरेंशिएट हम किस तरह करते हैं, डिस्क्रिमिनेट किस तरह करते हैं कि ये दोनों डिपेंड किस चीज पे करती हैं? दिस डिपेंड्स ऑन द सरफेस और द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस कितनी स्मूथ है उस चीज पे डिपेंड करता है हमारे पास रिफ्लेक्शन किस तरह की होगी। लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट को देखें, ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, अगर हम पहले की बात करें तो ये स्मूथ सरफेस है, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है बच्चे, ये सीधी लाइन है जैसे हमने रिजिड बॉडी में देखा था। जी तो सर। इसमें जो इसमें रिफ्लेक्शन होगी वो बिल्कुल रेगुलर होगी, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर ऑल इक्वल। दैट्स मीन कि स्मूथ सरफेस में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो भी रेगुलर है। इज इट क्लियर? जी सर। Yes. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड वन, अगर हम दूसरे की बात करें, इसकी सरफेस देखें, कहीं ऊपर है कभी कहीं नीचे है, यानी शील्ड्स एंड क्रेव्स हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है, कि बताएं मुझे बच्चों, आपको नजर भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये वाली रिफ्लेक्शन क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी? नो सर। No. रीजन क्या है? सर इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। वेरी गुड, Regular क्योंकि इसकी रफ है। सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। दैट इज व्हाई हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी रेगुलर नहीं होगी, वो इरेगुलर होगी। क्लियर? Yes. चले जी, अब मैं बुक की तरफ आता हूँ। ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपने फिगर्स बनानी जैसे हमने बताना। अच्छा बच्चे, नेचर, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस। रिफ्लेक्शन की नेचर डिपेंड करती है कि हमारे पास सरफेस की स्मूथनेस कितनी है। ठीक है बच्चे, ये लाइन क्लियर है? ये वाली लाइन क्लियर है? जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल, आवाज तो नहीं कट रही? चलिए जी, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है, आवाज आ रही है? हेलो, 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 जी सर। बच्चे वो नेट अनस्टेबल हो गया था। अच्छा मैं इसको आगे रीड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट्स रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली। वो कह रहा है कि स्मूथ सरफेस होगी फॉर एग्जाम्पल सिल्वर की, तो वहां से जो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी वो वन डायरेक्शन में होगी, जिस तरह ये उन्होंने बताया। द रिफ्लेक्शन बाय दी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन क्या होगी? हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे वर्ल्ड आर नॉट स्मूथ ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। वो कह रहा है कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बिल्कुल करीब होके देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर सरफेसेस जो होते हैं वो स्मूथ नहीं होती, क्योंकि उनको जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे शील्ड्स एंड ग्रेव्स मिलती हैं। ये हम 9th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं।
जब हमने वो फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था। The rough surface of these objects reflect the rays of the light in many directions. तो ये देखिए कितनी डायरेक्शन में रफ सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो फिर such type of reflection is called irregular reflection. क्लियर है बच्चों? जी सर। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।